हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं और थर्ड पार्ट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक सॉल्युबिलिटी से लेकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं आज की क्लास में, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, हम लोग आज स्टार्टिंग करेंगे सॉल्युबिलिटी से। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है आखिर, ठीक है। मैं प्रॉपर नोट्स वगैरह भी आप लोगों को लिखवाते जाऊंगा, तो आप लोग अगर लिखोगे तो आप लोगों को बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट of substance, maximum amount of substance that can be dissolved in a specified amount of solvent। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर जो है वो क्या था, 1 लीटर हमारे पास वाटर था। यहाँ पे 1 लीटर वाटर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व हुआ, ठीक है, मैक्सिमम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can be dissolved in a specified amount of solvent। स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि कितना भी सॉल्वेंट हो सकता है। अगर मान लो कि आपको 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर के अंदर कितना मैक्सिमम कोई भी सब्सटेंस हमारा डिसॉल्व हो सकता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। और सॉल्युबिलिटी हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बेसिक्स ही थी कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाने, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये डिपेंड्स करती है हमारी सॉल्यूट पे। सबसे पहला कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, ठीक है। अब भाई सॉल्यूट का नेचर कैसा, अगर नमक है तो ज़्यादा घुल जाएगा, अगर चीनी है तो थोड़ा कम घुलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जिसके अंदर हम लोग घुला रहे हैं हमारे सब्सटेंस को, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। ऑयल है, वाटर है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी है उसकी, कम डेंसिटी है, कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ है हमारा, प्रेशर के ऊपर भी जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। तो ये 4 फैक्टर है जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो 2 टॉपिक है हमारे। एक है कि जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तब कैसी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और जब हम लोग गैस को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो किस तरीके से इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। ये दोनों टॉपिक अब हम लोग कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही आसान भी है अगर समझ जाओगे तो। होता क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने पहले क्या किया, हमने 3 बीकर ले लिए, ठीक है। हमने 3 बीकर ले लिए। एक बीकर के अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर हमने ले लिया। दूसरे बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, ठीक है। तीसरे बीकर के अंदर भी हमने बेंजीन ले लिया, ठीक है। और चौथे बीकर के अंदर फिर एक और बीकर ले लो यहाँ पे, ठीक है। एक और बीकर हमने ले लिया, उसके अंदर हमने वाटर ले लिया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे NaCl है और शुगर है, यानी कि नमक है और चीनी है। अगर मैं इसको वाटर के अंदर घुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी कि सॉल्यूबल है, ठीक है, ये सॉल्यूबल है। लेकिन अगर इसी NaCl और शुगर को मैं डिसॉल्व करता हूँ किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पे सॉल्यूबल नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने खाली इतना बता दिया, मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को कि क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा। दूसरी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मैंने नैप्थलीन लिया, ठीक है। नैप्थलीन आप लोग जानते ही होंगे, जो हम लोग बॉल्स इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग
अलमारी वगैरह में रखने के लिए, ताकि उसके अंदर कीड़े ना लगे, तो उसी को हम लोग नैफ्थलीन के बॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नैफ्थलीन ले लिया या फिर कैंथ्रासिन ले लिया, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको जब मैं बेंजीन के अंदर डिजोल्व करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन इसी जगह पे मैं नैफ्थलीन को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ तो डिजोल्व नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे आप लोग रीज़न लिखोगे कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट हमेशा एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पे वाटर जो है क्या है? एक पोलर सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसके अंदर एक पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर एक पोलर सॉल्यूट ही क्या होगा? डिजॉल्व होगा। और बेंजीन क्या होता है? हमारा नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। अब ये पोलर और नॉन पोलर वाला केस कैसा है वो भी समझ लो। देखिए, वाटर हमारा क्या है? H2O मॉलिक्यूल होता है। जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो एक तरफ जा रहा है, तो एक तरफ जब जाता है कोई भी कंपाउंड खींच के, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो हम लोग उसे पोलर बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे बेंजीन की बात करोगे तो बेंजीन में हर जगह पे बिल्कुल बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसके कारण क्या होता है कि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो नॉन पोलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है क्योंकि हर जगह बराबर है, किसी तरफ नहीं खींचेगा। यहाँ पे हर जगह बराबर फोर्स लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये सारे। जब आप लोग पढ़ोगे डिटेल में तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हमने बताया कि पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो किसके अंदर डिजॉल्व होगा? वो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। बाकी आप लोगों को चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियो मिलती जाएगी। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट वॉइस मैसेज वगैरह भेज के पूछ सकते हो। जितना प्रॉब्लम हो सकता है उतना मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे और पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। वो क्या? सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ solvent if intermolecular interactions are similar। देखो होता क्या है, अभी जो मैंने आप लोगों को बात बताई वही बात है, बस खाली उसी को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे समझाया गया आप लोगों को कि सॉल्यूट तभी डिजॉल्व होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर जब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होगी वो सिमिलर होगी। तो सेम बात है कि लाइक है तो लाइक के अंदर डिजॉल्व होगा, मतलब पोलर है तो पोलर के अंदर होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा। क्लियर? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात कर ली थी, अब हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ लेते हैं कि डिसोल्यूशन आखिर क्या होता है। ठीक है, प्रॉपरली नोट्स बनाते जाना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड जब भी किसी सॉल्यूट को इज एडेड टू द सॉल्वेंट some solute dissolve and its concentration increases। ठीक है, and its concentration increases in solution। अब समझो इसका मतलब क्या है। जब भी हम लोग किसी सॉल्यूट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सम सॉल्यूट डिजॉल्व, कुछ सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की इंक्रीज कर जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए क्रिस्टलाइजेशन देखिए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है,
when some solute particles in solution collide with solid solute and gets separated out of the solution। ठीक है, देखिए हमने क्या करना है, हमारे पास एक यहाँ पे बीकर है बच्चे, ठीक है। इस बीकर के अंदर मान लो हमारे पास सॉल्वेंट है और हमने इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड करा है। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद सॉलिड सॉल्यूट, कुछ तो मान लो कि घुल गया सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और कुछ जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो उससे टकराएंगे। क्या करेंगे? टकराएंगे, कोलाइड होंगे किससे? सॉलिड सॉल्यूट से, एंड गेट सेपरेटेड आउट, और टकरा के क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। आप लोगों ने चीनी गर्म की होगी कभी, पानी डाल के जब आप लोग चीनी गर्म करते हो तो जब चाशनी बनाते हो तो उसमें कुछ क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस से उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये जो प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन वगैरह की, जो हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था आज का हमारा सॉल्युबिलिटी वाला, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि सॉल्युबिलिटी पे हमारे 2 फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारे 2 फैक्टर हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर, वो किस तरीके से काम करेंगे उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है बदलते रहना, यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंज आते रहना, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक सेंटर पॉइंट पे ले जाना। मतलब कोई भी रिएक्शन ना फॉरवर्ड हो रही है ना ही बैकवर्ड हो रही है, और एक बिल्कुल उसको सेंटर पे रिएक्शन को लेकर आने का काम करती है ना, ना फॉरवर्ड रिएक्शन हो ना बैकवर्ड रिएक्शन हो। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 बीकर हैं। ठीक है, एक बीकर के हम अंदर हमारा अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट है, अनडिजॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल है इसके अंदर। दूसरे बीकर के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो सॉल्यूट है वो घुल जाता है। कैसे? देखो हम लोगों ने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है नेचर पे, मतलब कि सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसी के साथ साथ 2 पैरामीटर और काम करते हैं। ठीक है, 2 पैरामीटर यहाँ पे और काम करेंगे, और वो 2 पैरामीटर हमारे हैं कौन कौन से? पहला तो है हमारा टेम्परेचर और दूसरा है हमारा क्या? प्रेशर। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए हमें ली शैटलियर प्रिंसिपल जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो ली शैटलियर प्रिंसिपल को हम लोग देख लेते हैं कि ली शैटलियर प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है। चलो देखो, इसको आप लोग लिख भी लेंगे साथ में। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये क्या कहता है? इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है बस सैचुरेशन होने वाला है उसका, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि हम लोग, हमारे पास सॉल्वेंट है, हम उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करा रहे हैं, तो सॉल्यूट ऐड कराते हैं हम लोग, एक लिमिट तक सॉल्यूट जो है वो ऐड होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूट ऐड होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो ये है कि वो सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है, उसके अंदर हम लोग और सॉल्यूट ऐड नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो सैचुरेट होने वाला है, हुआ नहीं है। ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने वाला है, तो इफ
डिसोल्यूशन, इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन हमारी एंडोथर्मिक है, ठीक है। डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि वो जो हमारी रिएक्शन है उसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उस केस में अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, है ना। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ अ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। वहीं पे अगर ये एक्सोथर्मिक है तो पूरा लिख लो, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो पूरा लिखो, इफ डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, अगर डिसोल्यूशन हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर क्या है, हम लोग किसी चीज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं ना, और डिसॉल्व करते समय क्या हो रहा है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लास्ट टॉपिक आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। अगर चैनल पे नए हो और समझ में आया आप लोग को, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं वेट करूँगा। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कोई भी आप लोगों से पार्ट मिस नहीं हो पाएगा, पूरा क्लियर चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखिए प्रेशर का इफेक्ट देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट, डू नॉट हैव आप लोग को लिखना है सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड पे। क्यों, देखो अगर आप लोग क्या कर रहे हो, लिक्विड के अंदर ही तो मिला रहे हो ना, अगर आप लोग लिक्विड के अंदर अगर आप लोग सॉलिड मिलाते हो, ठीक है, तब भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लिक्विड के अंदर अगर आप लोग लिक्विड मिलाते हो तब भी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर लगाने का, ठीक है। फ़र्क तो पड़ता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है, वहाँ देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मान लो कि हम लोग हांडी में दाल पका रहे हैं, तो हांडी में दाल हम लोग पकाते तो ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन उसी जगह पे जब हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो दाल पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सेम है जब हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, तो जब हम लोग ऊंचाई पे चलते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़ करता है। तो जाहिर सी बात है ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। इसी वजह से क्या होता है कि ऊंचाई पे जाने के बाद हमें कुकर वगैरह के अंदर खाना जो है वो पकाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला कि सॉलिड और लिक्विड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम लोग सॉल्युबिलिटी के केस में बात करते हैं, और वहाँ पे प्रेशर भी अपना इफेक्ट डाल रहा होता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आप पहले से ही क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स भी बहुत ही क्लोजर होते हैं, जिसके कारण हम लोग इसे और कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं पे लिक्विड के पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा क्लोजर ही होते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम लोग इसे और ज़्यादा लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस यहाँ पे इफेक्ट डालेगी, और प्रेशर उसकी वजह से प्रेशर भी जो है इफेक्ट डालेगा। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आप लोग वेट कर रहे हो नेक्स्ट वीडियो का या नहीं।